इस हफ्ते हमारी कवर स्टोरी है सीरिया। पिछले हफ्ते तक ऐसा लग रहा था कि अमेरिका सीरिया पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, लेकिन इस हफ्ते पूरी तस्वीर ही बदल गई। सीरिया पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उलटती दिख रही है, एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये कवर स्टोरी। पिछले पूरे हफ्ते इस बात की चर्चा रही कि अमेरिका किसी भी वक्त सीरिया पर हमला कर सकता है। पूरी दुनिया इस बात को लेकर आशंकित रही कि अगर सीरिया पर हमला हुआ तो क्या होगा, बाजार पर इसका कैसा असर होगा, साथ ही सीरिया के आसपास के मुल्कों के हालात पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन इस हफ्ते के मध्य आते आते हालात बिल्कुल बदल गए। अब अमेरिका सीरिया पर हमला करने से पीछे हट रहा है। तो क्या ये किसी नई रणनीति का संकेत तो नहीं? क्या चाहता है अमेरिका? पहले सीरिया पर किसी की बात न सुनते हुए हमले की योजना बना चुका अमेरिका अब रणनीतिक कोशिश के जरिए इसे सुलझाना चाहता है। अमेरिका किस वजह से हमले से पीछे हट रहा है? आखिर इसके पीछे कौन सी अमेरिकी रणनीति काम कर रही है? अमेरिका का साफ कहना था कि सीरिया की सरकार ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिसमें 14,000 से ज्यादा निर्दोषों की जान गई है। इसलिए सीरिया की सरकार को सबक सिखाना जरूरी है। हालांकि अमेरिकी दावे के विपरीत सीरिया की सरकार बार बार ये कहती रही कि सीरिया में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल विद्रोहियों ने किया है। एक तरफ अमेरिका और फ्रांस जैसे देश सीरिया के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े रहे, तो दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे देश इस हमले के खिलाफ सीरिया में यूएन के दखल से मामले को सुलझाने के पक्ष में खड़े रहे। अमेरिकी इतिहास को देखते हुए एक बार की लगा कि इस हफ्ते सीरिया पर हमला जरूर होगा, लेकिन हफ्ते के मध्य तक आते आते हालात बदल गए। रूस एक नए प्रस्ताव के साथ सामने आया तो हमले पर अमेरिका का रुख नरम पड़ने लगा। लेकिन सवाल है कि अमेरिकी रुख में नरमी आने की वजह क्या है? पहली बात तो ये कि यूएस कांग्रेस से ये वोट पास नहीं हो रहा था, और बगैर कांग्रेस में डिबेट हो और उसके बाद फिर अटैक हो। हालांकि प्रेसिडेंट के पास वहाँ के पावर है, अगर बराक ओबामा चाहते तो उसके बाद भी अटैक हो सकता था, लेकिन ये कि मुश्किल होता है। अमेरिका में डेमोक्रेसी है और एक बार अगर कांग्रेस रिजेक्ट कर देता है तो फिर उनको इंटरनेशनल कोलिशन बनाने में मुश्किल होती। फ्रांस ने भी कहा था कि वो वेट करेगा, तभी ज्वाइन करेगा जब कांग्रेस से अनुमति इस बिल को मिल जाएगी। और उसके अलावा ये भी था, डर इस बात का भी था कि कहीं ये वॉर फैल के पूरे रीजन में तो नहीं चली जाएगी। जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे क्या वो उनको पूरा कर पाते, उसमें भी बहुत से लोगों को संदेह था। एडमिनिस्ट्रेशन में डिवीज़न था, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में इस बात को लेकर काफ़ी अनुमति नहीं थी पूरे तौर से। इस पूरे मसले में एक बात खास ये रही कि रूस पूरे वक्त खुलकर सीरिया पर हमले के खिलाफ रहा। G20 की बैठक में इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि मामले पर कुछ हल निकलेगा, लेकिन अमेरिका अपनी बात पर अड़ा रहा और रूस अपने रुख पर पहले की तरह कायम। उधर सीरिया की सरकार भी किसी भी तरह के हमले से निपटने की बात करती रही। G20 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यहाँ तक क्या डाला कि यूएन में रूस के समर्थन नहीं करने की वजह से सीरिया पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। मतलब साफ है कि इस मसले पर अमेरिका को रूस का भी समर्थन चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा था। तो क्या रूस के विरोध की अमेरिका को इतनी चिंता थी? अगर ऐसा है तो फिर क्या सीरिया पर रूस के रुख की वजह से ही अमेरिका पीछे हटा है? रशिया का स्टेक बहुत बड़ा है सीरिया के अंदर लेके। दूसरी बात यह है कि रशिया का जो प्रपोजल था वो बहुत ही अच्छा था और आम पब्लिक ने उसको ग्लोबली सपोर्ट किया। और उसकी वजह ये थी कि अगर ये वार, कोई नहीं चाहता था कि ये वार हो। जितने भी देश थे, खुद हिंदुस्तान, उसके अलावा चाइना, फिर उसके अलावा जापान और तमाम पब्लिक ओपिनियन इसके खिलाफ थी। उस समय में रशिया का ये कहना कि सीरिया इन केमिकल वेपन्स को सरेंडर करने पे तैयार है, ट्रीटी साइन करने पे तैयार है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा प्रपोजल था जिसको रिजेक्ट करना आसान काम नहीं होता अमेरिका के लिए। सीरिया के मसले पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरे वक्त अमेरिका के खिलाफ रहे।
पूरी दुनिया अमेरिकी दादागिरी को बखूबी समझती है और इस बीच पुतिन ने अमेरिकी लोकतंत्र को लेकर भी बड़े सवाल उठाए। पुतिन ने कहा कि लोगों का मानना है कि अमेरिकी लोकतंत्र कोई आदर्श लोकतंत्र नहीं है और पूरी दुनिया के लोग ये मानते हैं कि अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान का मर्म समझा जा सकता है। उनके कहने का मतलब साफ था कि अमेरिकी दादागिरी अगर सीरिया पर चलती है तो इससे चरमपंथियों को बढ़ावा मिलेगा। सीरिया और उसके आसपास के हिस्सों में आतंकवाद में ज्यादा तेजी आएगी, इसलिए सीरिया मसले के समाधान के कुछ और तरीके खोजे जाने चाहिए। सीरिया पर रूस का प्रस्ताव। इसके साथ ही रूस एक नया प्रस्ताव लेकर सामने आया। सीरिया मसले पर आए प्रस्ताव में इस बात का जिक्र भी था कि सीरिया अपने रासायनिक हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रखे जाने को राजी है। सीरिया के रासायनिक हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रखा जाएगा और उसे नष्ट किया जाएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि फिलहाल सीरिया के ऊपर किसी तरह का अमेरिकी हमला न हो। इस प्रस्ताव पर अमेरिकी सहमति भी बनती दिखाई दी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीरिया पर हमले के लिए सेनेट में होने वाली वोटिंग को भी आगे बढ़ा दिया। रूस के इस प्रस्ताव की वजह से ही सीरिया पर आए संकट को फिलहाल टाला जा सका है। सीरिया पर आए इस प्रस्ताव में कहा गया है, रूस रासायनिक हथियार कन्वेंशन में शामिल होगा, जो हथियारों के उत्पादन और इस्तेमाल को गैर कानूनी मानता है। सीरिया ये बताए कि उसके रासायनिक हथियार कहां रखे हुए हैं और अपने कार्यक्रम की भी जानकारी दे। विशेषज्ञ ये फैसला करेंगे कि क्या विशेष कदम उठाए जाएंगे। इस प्रस्ताव पर सीरिया भी सहमत दिखा, लेकिन सीरियाई सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि अगर सीरिया इस प्रस्ताव पर सहमत हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीरियाई सरकार अमेरिकी हमले के आगे डर गई। सीरिया इस प्रस्ताव पर राजी है क्योंकि उसे रूस पर भरोसा है। रूसी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि उन्हें रूस के प्रस्ताव पर भरोसा है। इस पूरे मसले पर रूस की भूमिका हमेशा बनी रही। रूसी विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच भी लंबी बैठकें चली। सीरिया मसले पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इस पूरे हफ्ते बेहद गर्म रही, लेकिन एक बात जो साफ तौर पर सामने उभर कर आई वो थी रूस का मजबूती के साथ अपने रुख पर कायम रहना, सीरिया के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई का पुरजोर विरोध करना। रूस के स्पष्ट और ठोस कदम की वजह से अमेरिका को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। ऐसे में एक बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया समीकरण बन रहा है? क्या दुनिया एक बार फिर बाइपोलर होने जा रही है? क्या शक्ति के दो केंद्र बन रहे हैं? क्या दुनिया में शक्ति के केंद्र बदल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपने स्टैंड से पीछे हट रहा है। हालांकि सीरिया पर अमेरिका हमला करेगा या नहीं, ये अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई के वक्त को आगे बढ़ाया जा रहा है उससे साफ लग रहा है कि रूस की कूटनीति काम कर गई है। सीरिया मसले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी अमेरिका से ज्यादा रूस की सुनी है। इसलिए ये बात सामने आ रही है कि क्या अब दुनिया में शक्ति के दो केंद्र बन रहे हैं? क्या दुनिया फिर से बाइपोलर की दिशा में जा रही है? मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड बहुत तेज़ी से बाइपोलर की तरफ जा रहा है और बहुत से नए सेंटर ऑफ पावर इमर्ज कर गए हैं, जिसमें से एक इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है। ये सारे देश जितने हैं, फिर इसके अलावा और भी बहुत से देश हैं, साउथ कोरिया है, ये सब बहुत ही शक्तिशाली रूप में इमर्ज कर रहे हैं और ये एक बहुत पावरफुल देश की शक्ल में इमर्ज कर चुके हैं। इनकी ओपिनियन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत इम्पोर्टेंट है, खासतौर से ऐसे समय में जबकि अमेरिका की और यूरोप की इकोनॉमी मंदी के दौर से गुजर रही है, तो उसमें मुश्किल होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किए थे उनको पूरा करना बहुत मुश्किल अमेरिका को लग रहा था और वर्ल्ड बाइपोलर हो रहा हो सकता है ये सवाल अभी जल्दबाजी लगे, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सीरिया मसले पर अमेरिकी सोच बदली है। जो अमेरिका सीरिया पर हमले के लिए अड़ा था, उसने अपने रुख में नरमी लाई। इसके पहले भी इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी हमले का दुनिया के कई देशों ने विरोध किया था। एक बड़ी आबादी इसके विरोध में खड़ी हुई थी, लेकिन अमेरिका ने किसी की नहीं सुनी।
लेकिन इस बार अमेरिका अपने पुराने रुख से अलग काम कर रहा है। उसमें भी खास बात यह है कि रूस के प्रस्ताव के आने के बाद ये भी साफ हो चुका है कि सीरिया की सरकार के पास रासायनिक हथियार हैं। प्रस्ताव में सीरिया की सरकार के रासायनिक हथियार को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रखे जाने से ये साफ हो गया है कि सीरिया में रासायनिक हथियार हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल की उतनी ही गुंजाइश है। लेकिन इसके बावजूद सीरिया पर हमले से पीछे हटने में एक बड़ी अमेरिकी सोच हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीरिया में अब शांति की उम्मीद की जा सकती है? क्या होगा सीरिया का? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जरिए क्या इस मसले का समाधान निकल आएगा? क्या असद सरकार के खिलाफ विरोध की आग ठंडी पड़ जाएगी? इस मसले का समाधान इतनी जल्द दिखाई नहीं दे रहा। सीरिया मसले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है। मसले के कूटनीतिक हल निकालने की कोशिशें चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की बैठकें चल रही हैं, लेकिन सीरिया में हालात में कोई सुधार नहीं आया है। सरकार और विरोधियों के बीच की जंग जारी है। सीरिया के नागरिक मारे जा रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि रूस के प्रस्ताव के बाद भी क्या सीरिया के हालात सुधर जाएंगे? इसमें यूनाइटेड नेशंस का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। एजेंसी है यूएन की जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और केमिकल वेपन से डील करती है, उसका रोल होगा। उसके बाद ये होगा कि सीरिया के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है पूरी दुनिया का, खासतौर से उसके एलाइज का, रशिया का और ईरान दोनों ने कहा है कि सीरिया को ये जो केमिकल वेपन है ये इनको सरेंडर करने चाहिए और जो ट्रीटी है केमिकल वेपन को लेकर उसको भी साइन करना चाहिए। तो समझता हूँ कि काफ़ी प्रेशर है सीरिया के ऊपर और सीरिया को ये बात माननी पड़ेगी। हो सकता है इसमें कुछ थोड़ा सा समय लगे इसकी नीति ग्रीटी को देखते हुए, मगर ये इनको मानना पड़ेगा। सीरिया में शांति बहाली की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तरफ कूटनीति के जरिए इस मसले को सुलझाने की कोशिशें चल रही, तो दूसरी तरफ सीरिया के खिलाफ सीमित सैन्य कार्रवाई की आवाज धीमी जरूर हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई। ऐसे में सीरिया में अनिश्चितता का दौर इतनी जल्द खत्म होने वाला नहीं। विश्व विशेष के लिए कैमरामैन गोपाल के साथ विजेंद्र सिंह।